औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने बहुत एक अहम नौइयत का प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं। आज हम आपके सामने उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खिलौना बनते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान को तबाह करने के जो है सपने देखते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की जो है वो कोशिश करते हैं। वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के सादा ख़ास तौर पर जो नौजवान है, जो नौजवान तबका है, उसको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए वो जो कौन-कौन से टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इस वक़्त वो कौन लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जो उनको मैनेज कर रहे हैं, जो उनको चला रहे हैं। ये सारे आज होशरुबा इंकशाफात पे मबनी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आप ज़रूर देखें और पूरा देखें, आपके भी रूंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मुल्क के ख़िलाफ़ कैसी-कैसी साजिशें हो रही हैं और कौन-कौन लोग साजिशें कर रहा है। आज इस हवाले से जुनैद भाई जो है बड़ी एक रिसर्च करके आए। काफ़ी लोग काफ़ी दिनों की मुशक्क़त के बाद इन्होंने ये एक तहकीक क्या हमने इन्होंने तय की है, जो आज आपके सामने ये पेश करेंगे। जुनैद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने कहा कि हम उन लोगों को आज एक्सपोज करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली साजिश बुनते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अनारकी जन्म लेती है और पाकिस्तान में इंतशार की फ़िज़ा कायम होती है। ऐसे लोगों में बेशुमार लोग हैं और इन इन लोगों का एक नेक्सस है, एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के एक मैं अम्ब्रेला तले एक एक अम्ब्रेला के अंडर हैं ये सारे, और मैं इनके चंद जो चीदा चीदा नाम है, वैसे तो बेशुमार नाम है, वो आपके आगे ले देता हूँ कि इनके आगे जो सबसे ज़्यादा जो आजकल जो फ्रंट के ऊपर लीड कर रहे हैं वो हैं आदिल राजा। आदिल राजा, इंडिया का बाजा आदिल राजा। इंडिया का, ये वाकई इंडिया का बाजा है। मैं आपको अभी साबित करूंगा कि ये आदिल राजा, एक वो अमेरिका में बैठे हुए वजाहत खान साहब, वो और शाहीन सहबाई साहब, ये एक नेक्सस है पूरा। ये अभी जो हालिया वाक़यात हुए हैं, जो यौम सियाह हमारे पास गुजरा एक 9 9 मई, मई पाकिस्तान उसके की तारीख अंदर का सियाह इन तरीन दिन। उसके अंदर इन सब का एक घिनौना किरदार था। बेशक। ये बैठ के अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठ के फौजियों को मुतनाज़े भी बनाते रहे, फौज को मुतनाज़े भी बनाते रहे, और बैठ के अपने बलवाइयों को, जिनको इन्होंने फसाद के लिए उकसा के निकाला था, उनको, फौजियों के घरों को पॉइंट आउट भी करते एड्रेस रहे, बता रहे थे, फलानी एड्रेस गली बता में रहे। फला आदमी रहता है। मैं तो सिर्फ शुक्र इस बात का अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाक फौज को इतना तदब्बुर दिया, और पीडीएम को, पीडीएम से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को अल्लाह ने इतना तदब्बुर दिया कि उन्होंने रिस्पॉन्स के अंदर किसी वीडियो में बैठ के जजेस के घर नहीं बता दिए, वरना उनके जो लोग आए थे वो चाय पीने शाम को वहां चले जाते अगर, तो क्या होता इस्लामाबाद के अंदर। तो ये वो लोग हैं जो इंतशार चाहते हैं, ये इंतशार पैदा कर रहे थे। ये एक पूरा नेटवर्क है, ये एक दूसरे को प्रोमोट करते हैं, ये ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं जिससे इंतशार पैदा हो। मिसाल के तौर पे आदिल राजा साहब ने 9 मई से पहले ट्वीट कर पहले तो आप दिया। आदिल राजा का बैकग्राउंड बताएं, बैकग्राउंड क्या है? आदिल राजा कोई बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है, ये 2021 के अंदर ये नमूदार हुए। सोल्जर स्पीक्स के नाम से एक आईडी है ट्विटर के ऊपर। ये इन्होंने स्पेसेस में आके बैठना शुरू हुए, और इन्होंने अपनी जो शुरू में डीपी लगाई थी वो बहैसियत मेजर, ये अपने आप को मेजर आदिल राजा लिखा करते थे, और इन्होंने फौज की यूनिफॉर्म के अंदर एक कैप वाली इन्होंने डीपी लगाई हुई थी कि ये आदिल राजा हूँ मैं। ये मुख्तलिफ स्पेसेस में आके बैठते थे। तहरीक इंसाफ के स्पेसेस थे, ये जनरल स्पेसेस भी होते थे और तहरीक इंसाफ के स्पेसेस भी होते थे। ये उसमें आके बैठते थे और ये बताते थे, मैं भी उन स्पेसेस में बैठा हूँ कई स्पेसेस में, कि जी हम सियाचिन रहे, और उन्होंने एक दफ़ा एक स्पेस में बताया कि वो सियाचिन से भाग गए थे, वहाँ इतनी सर्दी थी और इतनी सख्ती थी कि वो, ये भगौड़ा है फौज का, और उसके बाद ये शायद फौज में नहीं गए। जबकि हमारे पास इत्तलात ये हैं कि ये किसी फ्रॉड के अंदर निकाले गए थे फौज से बाकायदा। और ये आदिल राजा साहब अपने आप को फौजी और बड़ा मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान पे मर मिटने वाला सिपाही अपने आप को ये साबित करते थे स्पेसेस के अंदर। इनके पास गैदरिंग जमा होना शुरू हो गई। ये जो सोशल मीडिया पे जो फाल हुए 2021 में हुए, उससे पहले फाल थे? 2021 के अंदर ये फाल हुए। और ये जो वजह शोहरत, इनका ट्विटर अकाउंट था या स्पेसेस में तकरीरें थी? इनकी स्पेसेस में तकारीर थी। गुफ्तगू का फन जानते हैं, गुफ्तगू का फन जानते हैं। स्पेसेस में बड़ी लंबी चौड़ी तकारीर करती थी। इनकी उस वक्त तक कोई पिक्चर ऐसी नहीं थी जो कि लोगों ने बहुत वाजे देखी हो। सही है।
उसके बाद ये तहरीक इंसाफ के साथ करीब होते चले गए और तहरीक इंसाफ ने इनको अपना गॉडफादर बना लिया। ये तहरीक इंसाफ के, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही हो गया था, ये सब कुछ इमरान खान के दौरे आखिरी वक्त जो चल रहा था। बिल्कुल। तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर लीडरशिप थी उन्होंने आदिल राजा को फॉलो करना शुरू कर दिया था, ठीक है, और आदिल राजा उनको फॉलो करते थे। ये लोग एक दूसरे को रीट्वीट्स कर रहे होते थे। असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का हैंडल है, फवाद चौधरी साहब हैं, ये सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते थे, एक दूसरे को रीट्वीट कर रहे होते थे। आदिल राजा को बोलने का फन आता था और ये सिलसिला चलता रहा। इसी असना के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई। सही है। इमरान खान की गवर्नमेंट क्या गई, आदिल राजा का तो दीन, मजहब, मुल्क, नजरिया, फिक्र सब बदल गया। ओके। उन्होंने उस फौज के ऊपर इल्जाम, पहले अमेरिका के ऊपर, जो इमरान खान बोलते थे वो उस नैरेटिव को फ्लोट करते थे। सही है। ये एक कनेक्शन था इनका कि इमरान खान ने अगर आके साइफर लहराया है कि अमेरिका ने ये साजिश की, तो ये अमेरिका के वो किरदार भी ले आया अपने वीलॉग्स के अंदर। अच्छा। कि इसने खत लिखा था, इसने इसको दिया था, तो उसने उसको दिया, तो वो मतलब हद हो गई। जब आज वो तमाम साइफर आज खुद ही इमरान खान दबड़दूस कर चुके हैं अपने उस तमाम बयानिए को, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया था। इन्होंने तो साबित कर दिया था। और पाकिस्तान के अंदर 63% नौजवान तबका है जो कि वो इनके ऊपर यकीन करके वो कहते थे अमेरिका ने साजिश कर दी। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने अपनी साजिश का रुख बाजवा साहब की तरफ मोड़ा, तो इन्होंने साबित किया कि जी बाजवा साहब उससे पहले ये साबित करते थे। ये तमाम लोग, ये जो एक कंप्लीट नेक्सस था जिसके अंदर आदिल राजा साहब भी शामिल थे, उसके अंदर वजाहत खान और या मकबूल जान, और ये साबित करते थे कि बाजवा साहब इस मुल्क की जरूरत है को अपनी बात को सच साबित करने के लिए, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए किसी भी वाक़े को गढ़ दिया करते थे। सही है। इन्होंने यही सब कुछ 9 मई को भी किया। ये जो झूठ प्रोपेगेंडा की जो इनके पास एबिलिटी कैसे आई, इसकी लर्निंग क्या थी इनकी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इसका बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। वो क्या है? ये बुनियादी तौर पे ये सब लोग, जितने लोग हैं उसमें कुछ सहाफ़ी भी माजरत के साथ आपके शामिल हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लिफाफे लेते हैं। ये सब एक अम्ब्रेला है। ये एक मंसूबा था जो 2005 के अंदर बना। 2005 के अंदर मैं आपको बताऊं, डिसइंफो लैब है, यूरोपीय यूनियन एक इदारा है जो के मुख्तलिफ साजिश को, दुनिया के अंदर होती हुई साजिशों को और फेक चीजों को पकड़ता है। डिसइंफो लैब। और इसका वो कौन है, असल ऑपरेटर कौन है? ये यूरोप से ऑपरेट होती है। यूरोप में तो इसका चले सिस्टम है। बेसिकली इसका हैंडलर कौन है या कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूके। ये यूके के अंदर डिसइंफो लैब है। और ये पब्लिक, इन्होंने अपनी जो चीजें की उसके अंदर कहा कि एक 15 साल मंसूबा, ये 2019 के अंदर इन्होंने इस मंसूबे को पकड़ा है। ये एक 15 साल ऑपरेशन था जो 2005 में 10 इंसानी हुकूक की काउंसिल्स बनी, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नाम से। 58 ह्यूमन राइट कंपनीज बनाई गई। सही है। 58 और ये सब यूएन के अंदर रजिस्टर्ड हुई। 750 फेक मीडिया आउटलेट्स बने और ये सब चीजें रजिस्टर्ड हुई। इनका बुनियादी काम इंडियन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। और ये इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर 2016-17 के बाद आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू की जिनको लोग सुनते थे। उन्होंने ऐसे सहाफ़ियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की जिनको लोग सुनते थे, जिनको लोग फॉलो करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक आर्टिकल है जिसकी जो कि इसी यूएस की जो ईयू डिसइंफो लैब है, यूके की ईयू डिसइंफो लैब को बुनियाद बना के इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI ने एक आर्टिकल लिखा है जो कि ये बताती है कि 58 कंपनीज इस मकसद के लिए बनाई गई और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जर्नलिस्ट, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो सोसाइटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो मार्केट के अंदर अपना एक असर रखते हैं, उनको बाकायदा ये हैविली पेमेंट्स होती हैं और ये पे करते हैं और उसका बुनियादी मकसद उस रियासत के अंदर इंतशार पैदा करना होता है। इसी 58 कंपनीज के अंदर एक कंपनी है डिक्लेरेशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको मैं। एक कंपनी है डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन का जो साउथ एशियन हेड है वो है आदिल राजा। हमने आदिल राजा को इसका क्या सबूत क्या आपकी बात? बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं। हमने सितंबर 2022 के अंदर जब इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस
सामने आया जिसमें आरिफ नकवी और वोल्टन क्रिकेट एकेडमी की स्टोरीज आई, तो उसके अंदर इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन जर्नलिस्ट और वो इंडियन बैंक अकाउंट्स और वो एक खातून का भी बड़ा तस्करा आया। तो हमने उसके ऊपर बात की और हमने इंडिया को कहा कि इसका मतलब ये है कि आप पीटीआई को फंड कर रहे थे ये, और पीटीआई से आप ये इंतशार पैदा करवाना चाह रहे थे। तो डिक्लेरेशन नामी हैंडल है जो कि ट्विटर हैंडल है, मैं अपनी टीम को ये तमाम ट्वीट्स दे चुका हूं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त टीम यकीनन दिखा भी रही होगी, कि उन्होंने हमें रिप्लाई किया। हम बात कर रहे हैं इंडियन कुछ जर्नलिस्ट हजरात से कि यार ये तो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कंपनी है, उसका नाम है डिक्लेरेशन, उन्होंने उसका कोई कंसर्न नहीं है पीटीआई के साथ। उसने हमें रिप्लाई किया और उसने रिप्लाई के अंदर जो टैग रखा वो सोल्जर स्पीक्स को रखा। हाँ, हम तो चौंक गए कि भाई ये आदिल राजा तो पाकिस्तानी फौजी था, ये तो इस फेजेस में बैठा होता था, ये डिक्लेरेशन इसे क्यों टैग कर रही है। फिर हमने डिक्लेरेशन की टाइमलाइन खोली। जब डिक्लेरेशन की टाइमलाइन खोली तो हमने देखा कि वो डिक्लेरेशन जो इंसानी हुकूक के ऊपर बात कर रही है, वो तंजीम जो इंसानी हुकूक की बात कर रही है, वो कभी कराची के मिसिंग पर्सन्स की बात नहीं करती है, वो कभी बलोच मिसिंग पर्सन्स की बात नहीं करती। उस तंजीम ने इस पंजाब के अंदर हुए दीगर मजालिम की बात नहीं की, उसने सरहद के अंदर वजीरिस्तान के लोगों की बात नहीं की। उस तंजीम ने जब भी बात की वो तहरीक इंसाफ की बात की। जब हम 2019-20 में तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती क्या हो रही थी, वो तो बादशाह बने हुए थे। नहीं, उनकी जब गवर्नमेंट चली गई सितंबर के अंदर, वो कंपेन बन चुके थे तहरीक इंसाफ की, डिक्लेरेशन जो था। अच्छा, और डिक्लेरेशन से जब हमने पूछा कि आपने इस ट्वीट के अंदर, जब आप हमको रिप्लाई कर रहे हैं, इस ट्वीट के अंदर आपने आदिल राजा को क्यों टैग किया, आपने क्यों इन्वॉल्व किया, तो उसने उसका रिस्पॉन्ड किया कि आदिल राजा उनका स्पोक्समैन है साउथ एशियन रीजन के लिए, और वो उनको लीड करता है साउथ एशियन रीजन के अंदर। उन्होंने बकायदा उन्होंने ट्वीट किया, और वो ट्वीट आपको स्क्रीनशॉट पे इस वक्त नजर भी आ रहा होगा, वो ट्वीट मौजूद है, उसके स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। हमने कहा कल कला को ये डिलीट कर दें, तो हमने भी उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। सही है। अब ये सब कुछ हो रहा है इन कंपनीज के अंडर में, जो कि यूएन के अंदर भी रजिस्टर्ड है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि इंडियन फंडेड कंपनीज हैं, जिनका बुनियादी मकसद ऐसे लोगों को खरीदना और इंतशार पैदा करना है। सही है। हिंदुस्तान इस मुल्क के अंदर आदिल राजा जैसे बाजों के जरिए इंतशार पैदा कर रहा है। अच्छा, अब ये इंतशार ये लोग पैदा करने में कामयाब क्यों हो जाते हैं, ये एक सबसे अहम नुक्ता है। पाकिस्तान की जो आबादी है वो ज्यादातर यूथ के ऊपर मुश्तमिल है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि यूरोप में होते हैं, उनका नाम है आर शहजाद साहब, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, उनकी बड़ी अच्छी रिसर्च होती है, वो रिसर्चर भी हैं। उनकी एक रिसर्च है जिसके अंदर वो दीगर माहिरीन की का भी हवाला देते हैं कि पाकिस्तान की 63% आबादी क्योंकि नौजवानों पर मुश्तमिल है, और इसको जो माहिरीन हैं वो इसे जनरेशन जेड का नाम देते हैं। ये वो बच्चे हैं जो इंटरनेट के दौर में पैदा हुए और जवान हुए। इस जनरेशन के बारे में माहिरीन नफ्सियात का ये ख्याल है कि इसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये प्लानिंग जजमेंट नहीं कर सकते। नहीं, वो तो जो फौरी ख्याल आया दूसरे ने बात की, अपनी राय बनाई। उसकी वजह ये कि इनकी मालूमात का जो बुनियाद होती है वो बहुत सतही है। ये टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया आपके इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, उनके ऊपर जो मवाद है, इनके लिए वही सच्चा मवाद है, ये उसी को सच मानते हैं। और ये जो जनरेशन है ये बहुत जज्बाती जनरेशन है, और इनके पास उसकी तरदीद के लिए जो उनको मवाद मिला हुआ है, उसकी तरदीदी मवाद कोई अवेलेबल नहीं होता इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, हमारे पास तो आपका जो दौर था, वो दौर तो ये होता था कि हमने कहीं पे जलसे के अंदर भी या मोहल्ले में भी किसी से कोई बात सुनी, तो हमने घर में आने के बाद उसकी तस्दीक अपनी माँ से, अपने बाप से, किताब खोल के बैठना है, या किताब खोल के बैठना है, या लाइब्रेरी। अगर किसी ने कहा कि उस दिन अखबार में ये छपा था, तो मुझे याद है मैं लियाकत नेशनल लाइब्रेरी जाता था और उस दिन का अखबार ढूंढता था मैं, अगर वो कई साल पुराना होता था और हमारे घर में नहीं खान की तहरीक में हुआ तो फौरन तारीख की किताबें लेके किताब निकालते थे। अब नहीं निकालते। आज तो हमारे पास जो तारीख और फलसफा तारीख का फलसफा था, जो फलसफा तारीख को रद्द करता है, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुके हैं। आज तो अब जो यूथ थी उसने तो आदिल राजा जैसों को सुना, शाहीन सहबाई को सुना, इन्होंने यकीन करना शुरू कर लिया इनके ऊपर। नतीजा ये हुआ कि ये जज्बाती यूथ थी। इस यूथ ने
जज्बाती थी, इंतशार, उनका मकसद इंतशार पैदा करना था। उन्होंने इस यूथ को इस्तेमाल किया और उनके ज़रिए इस यूथ के ज़रिए उन्होंने इंतशार पैदा किया। अगर आप देखें तो आज वो लोग जिन्होंने इंतशार पैदा किया है इस सारे काम के अंदर, वो इसके बेनिफिशरी हैं। वो कैसे बेनिफिशरी हैं? वो एक ट्वीट कर देते हैं और अपने यूट्यूब के अंदर जिक्र कर देते हैं, और इतनी बेपर का झूठ होता है वो, इतना बेतुका झूठ होता है जिसका कोई सर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता, लेकिन लोग उसको सुनते हैं, लोग उसको हिट करते हैं और उनकी व्यूअरशिप बनती है। उनको यूट्यूब से भी 1.5 करोड़ रुपए एक वीडियो का आ रहा होता है और इंतशार उनका मकसद है, वो पैदा कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आदिल राजा साहब ने एक यूट्यूब शो किया और उसके अंदर उन्होंने 6 जनरल्स के नाम लिए, लेफ्टिनेंट जनरल्स के, कि जी इन्होंने फौज में बगावत कर दी है। ये आपके अपने जनरल्स हैं, ये वो जनरल्स हैं जो इमरान खान के लिए बंदियाल साहब के साथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलके कोई रास्ता निकाल रहे हैं। अब वो बेचारे 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनका कभी जिंदगी में कोई आदिल राजा से वास्ता भी नहीं रहा होगा, कोई राब्ता नहीं रहा होगा। वो बेचारे अपनी बकाया सर्विस जो है ना, वो अपनी हुब्बुल वतनी साबित करते हुए गुजार देंगे। अच्छा, और इंतशार, उससे इंतशार पैदा हुआ ना ऐसी खबरों से। वो फौजी घराने जो फौजी डिसिप्लिन के पाबंद थे, उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ दिया, उन्होंने फौजी डिसिप्लिन तोड़ा। सही है। अब मैं क्या नाम लूं, आपके सामने मिसालें रोज छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने वो फौजी डिसिप्लिन तोड़ा, मुल्क के अंदर इंतशार की फिजा कायम हुई। और सलाम है पाकिस्तान आर्मी को जिन्होंने वो कहा। कल हामिद मीर साहब ने भी कॉलम लिखा कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने मना किया था कि गोली ना चले, जो हामिद मीर साहब का कॉलम था, और किसी भी सूरत में जानी नुकसान ना हो। और ये वो सारा एक अजीबो गरीब। अब आप झूठ देखें ना, 25 अफराद शहीद हो गए, किसी एक की लाश नहीं है, गायबाना नमाज जनाजा हो गई, जो पकड़े गए वो मेरे कारकुन नहीं है, और जो जिंदा है वो जमान पार्क पहुंचो। क्या क्या मतलब? खुद नहीं पढ़ी नमाज, और खुद नहीं पढ़ी नमाज जनाजा। वो आदिल राजा। तो एक बात जुनैद भाई, मैं जो समझने से कासिर हूँ, बल्कि बहुत सारे लोग आदिल राजा या जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया, शाहीन सिपाही या बजात, और इसके अलावा जो आदिल राजा के सपोर्टर हैं, उसको फॉलो करते हैं, ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 5th जनरेशन वॉर के लिए तैयार किए थे। ये भर्ती सारे 5th जन असल में जब ये कीबोर्ड फौजी थे, उल्टा कैसे हो गया? ये जब इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना ये आर्टिकल दिया 2016-17 के अंदर, ये चीजें पकड़ी जाना शुरू हो गई थी। डिसइंफो लैब ने भी चीजें, मैं तो पहले सुनने जा रहा हूं कि तो ये यहाँ जब एस्टेब्लिशमेंट से लोगों को चुनाव करते हुए गलती हो गई थी, तो पाकिस्तान ने 5th जनरेशन वॉर के नाम के ऊपर यहाँ ये भर्तियां शुरू की। हाँ। अच्छा, ये भर्तियां कुछ इतनी नॉन मैच्योर्ड थी कि वो जितनी भर्ती किए वो तो पूरा उन्होंने वही दुश्मन बन गए सारे। और आज खुद पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वार शुरू कर दिया, और मुकाबले पे नहीं है, और मुकाबले उनके मुकाबले पे इस वक्त आप बात आलाकार बन गए दुश्मन का। मसला ये था कि हमने 5th जनरेशन वॉर के जो सोल्जर्स थे वो तो ये थे, लेकिन जो कमान रखी वो आदिल राजा जैसों के हाथ में रखी थी ना, वो बिकाऊ माल था। वो तो लिफाफा ले गया आदिल राजा, वो दुश्मन ले गया, उनसे भी ले गया, वो तो दुश्मन के हत्थे चढ़ गया। जब वो दुश्मन की साजिश के ऊपर उतरा, तो अब आपके सामने उसने वो जो सारे सोल्जर उसके नीचे थे, उसने रुख सारा आपकी तरफ मोड़ दिया। वो नौजवान थे जो कच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार नौजवान था हमारा। हमारे बच्चे को तो सही और गलत, क्योंकि इसका काउंटर मीडिया जो था ना, उसके ऊपर मुस्तकिल पाबंदी थी। अगर आप देखें, वो गद्दार थे उस जमाने में वो गद्दार थे, जो इनको काउंटर करते थे, उनके ऊपर हमले होते थे, उनको लड़की के भाई मारते थे, उनको घर में घुस के मारा जाता था, वो उस वक्त गद्दार थे। अच्छा, वो उस वक्त उनको समझाते थे कि भाई देखो, ये गलत लोगों पे हाथ रख रहे हो, ये तो कभी भी बैक मार जाएंगे। और वही हुआ फैसल भाई, ये आदिल राजा, ये रिक्रूटमेंट तो सब 5th जनरेशन वॉर के नाम पे हुई ना। इनको प्रोमोट किया गया, लाइन लगा के इनको सब्सक्राइबर मिले, लाइन लगा के इनको व्यूज मिले, इनके जरिए आमदनी तय हुए। ये बैठे इंडियन अम्ब्रेला के अंदर जाके। दुख तो इस बात का है, एक प्रॉपर साजिश है, और इससे निमटना है। इससे निमटने का सिर्फ दुनिया के अंदर एक ही तरीका है, ये इंफॉर्मेशन एज है। अच्छा, एक वो तो सही है जो आप बात कर रहे हैं। इस वक्त सबसे हैरत अंगेज बात ये कि जो इनकी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो सारे फौजी जब एकदम पलट गए, उसके बाद ये पहला प्रोग्राम है जो आप उनके खिलाफ कर रहे हैं। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट अपनी जो है ना, वो ऐसी कोई फौज तैयार नहीं कर सकी, ऐसा झटका लगा
कि लोग अभी इनके खिलाफ बात करते हैं या डरते हैं कि इतनी बड़ी फोर्स नहीं, हो गई है? शायद पॉलिसी में कुछ चेंज है। मैं ये समझता हूँ कि शायद पॉलिसी में चेंज है। पॉलिसी चले हम इसको किसी तो कोई भी नाम दे, लेकिन अपना इशू ये है कि आदिल राजा ये भी एक बात करता है एमक्यूएम के बारे में। हम कराची की सियासत पे अगर बात झूठा आदमी है, तो सही है। अरे इतना झूठा आदमी है, इसने मुस्तफा कमाल के हवाले से जो बातें की, मैं अब वो ये शो नहीं है फिलहाल इसके लिए, बता दें, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ इसने जितनी बातें की वो सब सरासर झूठ और वो कयास आराइयां थी ऊपर। अली रजा आब्दी भाई तो आपके जाती दोस्त? बिल्कुल बिल्कुल जाती ताल्लुकात थे। जिस शख्स के ऊपर जो इल्जाम इसने लगाया वो इस हद तक झूठा था कि मैं अली रजा आब्दी भाई का मैसेंजर था और मैं अली रजा आब्दी भाई का पैगाम लेके अनीस अहमद कायम खानी भाई के पास बारहा गया। मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूंगा कि वहां पे क्या बात हुई क्या नहीं। अब वो सारी बातें तो जाहिर सी बात है आदिल राजा को नहीं इल्म कि अनीस कायम खानी भाई ने क्या हम मुझसे कहा या मैंने। अली रजा आब्दी भाई ने क्या पैगाम दिया था? अली रजा आब्दी भाई तो देखें, एक उस वक्त एक मर्जर चाहते थे, पीएसपी एमक्यूएम जो मर्जर अब हुआ, अली रजा आब्दी बुनियादी तौर पे तमाम एमक्यूएम के फैक्शंस का एक मर्जर चाहते थे और वो उनका ड्रीम था। मैं उनका ये पैगाम लेके अनीस अहमद कायम खानी भाई के पास गया था और अनीस अहमद कायम खानी भाई का पैगाम लेके वापस अली रजा आब्दी भाई के पास आया था। इस हवाले का जिक्र मुस्तफ़ा कमाल भाई ने उस रात शाहजेब के इंटरव्यू में भी किया जिस दिन सैयद अली रजा आब्दी भाई की शहादत होती है। उस रात को शाहजेब को इंटरव्यू दिया था मुस्तफ़ा कमाल भाई ने। उनका कोई कोऑर्डिनेटर आया था हमारे ऑफिस, उनका कोई पैगाम लेकर कि कोई एक साथ मिलकर बात करने की बैठकर बात हो रही है। फारूक सत्तार, खालिद महबूब सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने इस बात की तस्दीक की कि अली रजा आब्दी पार्टी के तमाम धड़ों में इत्तेहाद के लिए कोशां थे। रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल के बाद कराची की सियासत के 4 बड़े जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानारा के साथ में एक साथ जमा हो गए। अली रजा आब्दी भाई का तो एक ऐसा जख्म है जो कि जब भी जिक्र होता है सिर्फ दिल खून के आंसू होता है। ये कौम दोबारा इस जैसा बेटा न जाने कोई पैदा कर पाए ना कर पाए। एक अजीम माँ है उनकी माँ, अखलाक अंकल दुनिया से प्यारे हो गए। अली रजा आब्दी के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए, शोर तक नहीं हो पाया अली रजा आब्दी भाई की शहादत के ऊपर। कोई आदिल राजा से कहे कि तूने कभी अली रजा आब्दी को उनकी जिंदगी के अंदर देखा भी था? ये तो ट्विटर पे भी एक्टिव नहीं था उस वक्त, ये ट्विटर की आईडी नहीं थी उस वक्त जब अली रजा आब्दी भाई की शहादत हुई। अली रजा आब्दी भाई की शहादत 25 दिसंबर 2018 को होती है। जून जुलाई के अंदर इलेक्शन था, आपको अगर याद हो, 25 जुलाई इलेक्शन था और 25 दिसंबर जिस दिन कायद आजम की डेट ऑफ बर्थ है उस दिन और क्रिसमस का दिन था, उस दिन शाम को अली रजा आब्दी भाई की शहादत होती है। सोल्जर स्पीक्स तो आईडी नहीं थी उस वक्त। तो ये सिर्फ बातें करता है, इसकी कोई ये एमक्यूएम का निजाम किसी कहने जैसे बताता है कि कहने पर हुआ, इसके पीछे ऐसी कहानी। बात ये, इससे पूछे तुझे भर्ती किसने किया था कि इसके कहने नहीं, ये बैठा हुआ था उस यानी कहा ना, ये इस तरह का झूठ बोलते हैं, ये हमेशा इस तरह की एक बात करेंगे कि ये तो वहां बैठे हुए थे, इसने कहा जी फलाने आदमी की ख्वाहिश के ऊपर हुआ, तो तू उस आदमी का कोऑर्डिनेटर था, तू उस आदमी के लिए शॉर्ट हैंड कर रहा था, भाई तू उस कमरे में मौजूद था क्या? तू तो भागा हुआ था। ये फौज को मुतनाज़े करता है असल में। ये इसने टर्म इस्तेलाह अपने व्लॉग्स में इस्तेमाल करता है, खामोश सिपाही। मुझे खामोश सिपाहियों ने बता दिया कि ये मर्जर उसकी हिमा पे हुआ था। अबे भाई, तुझे खामोश सिपाहियों ने ये नहीं बताया कि कोर कमांडर हाउस किसने जलाया था। तुझे खामोश सिपाहियों ने ये नहीं बताया कि कायदे आजम की यादगार, शोधा की यादगार किसने उखाड़ी, किसने जलाई। तुझे खामोश सिपाहियों ने ये नहीं बताया कि एफसी की चौकियां, रेंजर्स की चौकियां किसने नजर आतिश की। तुझे खामोश सिपाहियों ने नहीं बताया कि जीएचक्यू में कौन घुसा। खामोश सिपाही तुझे सिर्फ वो बात बताते हैं जिसके नतीजे में इस मुल्क में इंतशार पैदा हो। इसके खामोश सिपाही भी इसकी तरह 2 नंबर है। अच्छा, बात ये, अपने व्यूज के लिए बोल दो मुस्तफा कमाल को कुछ, अपने व्यूज के लिए बोल दो अल्ताफ हुसैन को कुछ, अपने व्यूज के लिए किसी को भी कुछ बोल दो, क्योंकि उसके नतीजे के अंदर उसका ओपोनेंट लाजमी सुनेगा। सही है। और उसको व्यूअरशिप मिलेगी। ये गेम सिर्फ ये है, कुछ नहीं है गेम इसके अलावा। क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है इसका। किसी दिन किसी स्पेस में बैठे, इसका वीलॉग सुने तो मतलब दिल चाहता है आदमी बंद ही कर दे।
लोगों ने सुना नहीं ना। असल में हमारी यूथ को तो वो माहौल ही नहीं मिला, ना वो सही है। बोलने वाले मिले। हमारी यूथ के दर में आदिल राजा जो है दानिश्वर है, आदिल राजा जैसे दानिश्वर करार पाए, तो अब क्योंकि क्या करेंगे। दानिश्वरी का फुकदान है, कैचुल अजाल की कैफियत है, तो आदिल राजा को दानिश्वरी का जो है वो मनसब मिल गया है। उसकी वजह भी बहरहाल ये रही कि पिछले 5 साल 8 साल जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट के लिए, इमरान खान प्रोजेक्ट के लिए, इमरान खान प्रोजेक्ट के लिए इस मुल्क की आवाजें दबाई गई, बाकायदा दबाई गई, कत्ल की गई वो आवाजें, नतीजा यही होना था, नतीजा यही होना था। आदिल राजा की शक्ल में निकल। अपनी यूथ को हमें कम से कम एक बात समझानी चाहिए कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखनवर को मर जाना चाहिए। वाह वाह वाह। हम अपनी मुल्क, अपनी फौज के ऊपर इल्जाम तराशी जो भी करके, एक और अहम बात जो आज आपसे डिस्कस करनी है वो रह जाती, 92 में एमकेएम पर इल्जाम लगा जिनापुर का, आसिफ नवाज जंजुआ साहब उस इल्जाम के खालिक थे। बाद में अगर से ब्रिगेडियर इम्तियाज ने आके बोला कि झूठा इल्जाम था, एमकेएम ऐसे उस वक्त के प्रोपेगेंडा जो उस जमाने की जो 5th जनरेशन वॉर थी उसका एक पार्ट था। अभी आसिफ नवाज जंजुआ साहब की नवासी जो है खदीजा, वो जिना हाउस में खदीजा घुस के वो आग लगा रही है, ये क्या मुकाफा वजीर खजाना की साहबजादी, साबिक वजीर वजीर खजाना की साहबजादी। चले वो तो है, लेकिन उसी आसिफ नवाज जंजुआ जिन्होंने जिनापुर का इल्जाम लगाया था, उनकी नवासी, ये क्या है? मुकाफात अमर, मुकाफात अमल है, परवरिश बरसों। हाँ। बात यह है, कुदरत दिखा रही है। तुमने एक शहर के लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगा के 72 मछलियों की फहरिस्त दिखा के तुम 20,000 बंदा मार गए। तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह पाक जो है ना निशान इबरत बना देगा, बना दिया। आज जो कायद आज़म पे हमला हुआ उसमें जो सरफहरिस्त लोगों में नाम है वो आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी का नाम। मैं तो कहता हूँ 2023 कुदरत के मकाफात अमल का साल करार पाएगा पाकिस्तान में। जो कुछ जिसने बोया है वो सब वो काट रहा है, चाहे 5th जनरेशन वॉर के नाम पे काट रहा हो, चाहे पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल एलीट के नाम पे काट रहा हो। कल तक जो कहते थे कि आपके यहाँ तो आप कोई मिसिंग विसिंग नहीं होता, कुछ किया होगा या खुद कहीं छुप गए, वो आज कह रहे हैं, पंजाब कह रहा है कि तुमने कराची समझा हुआ है क्या कि कराची नहीं बनाओ। हाँ, कराची नहीं बनने देंगे, कराची नहीं बनने देंगे, नहीं बनने दो, कराची नहीं बनने। कराची कोई यतीमों का शहर है, कराची नहीं बनने देंगे। हम तो कह रहे हैं चलो कराची को लाहौर बना सकता भाई, उतना जज्बा भी नहीं ला सकते, उतना दिलगुर्दा भी नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, वो बन भी नहीं सकता। तो ये बड़े दो अहम वाकयात, यानी कि एक तो इनकी नवासी वाला और जो वहाँ के इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक ने जो बात कही, ये आज पंजाब ये कह रहा है कि कराची जो है वो पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन का एक सबसे बड़ा शहर है। ये मजाक उड़ाता था ये शख्स, हाँ। हमेशा मिसिंग पर्सन्स का। हाँ। इस शख्स ने मजाक उड़ाया, इस शख्स ने खवातीन का बड़ा मजाक उड़ाया। कल यही वजह है कि मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा जो है वो उन्होंने कहा मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर सकती ऐसे आदमी के साथ। तो ये दो बड़े अहम जो है वाकयात हुए। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।